नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम जुलाई 2025 के अंतर्गत कौन व्यक्ति किस पद पर मौजूद है ये जानेंगे। मतलब वर्तमान में कौन, क्या और कहाँ, ये सब जानने वाले हैं। और ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसको बनाया गया है। ऐसे सवालों को हम आज हल करेंगे। आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है आप सभी दोगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। अब हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो देखिए, ये जो है झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं पहले। मतलब ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की पूर्व राज्यपाल थीं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और वह उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित हैं। अब मयूरभंज जिला आपने देखा होगा, छऊ जो नृत्य है, छऊ, इसका एक प्रकार है मयूरभंज छऊ। तो ये वहीं से संबंधित हैं और ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और सबसे कम उम्र की भी, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली महिला भी हैं। तो वह जो है संथाल जनजाति से संबंधित हैं और वह झारखंड की अब तक की एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव आयोजित किया जाता है वो चुनाव आयोग जो है उसको कंडक्ट कराता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए, उनको हमने समझा। अगला प्रश्न जो है हमारा, वर्तमान में तुषार मेहता किस पद से संबंधित हैं या फिर किस पद पर हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब सॉलिसिटर जनरल भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक कार्यों में सॉलिसिटर जनरल व उसके साथ में कई और सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके द्वारा अटॉर्नी जनरल को सहायता प्रदान की जाती है। अब सॉलिसिटर जनरल के पदों का उल्लेख संविधान में तो नहीं है, इसलिए ये पद वैधानिक हुए न कि संवैधानिक। अगर प्रश्न में आता है कि सॉलिसिटर जनरल वैधानिक पद है या फिर संवैधानिक, तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए ये एक वैधानिक पद है। भारत में सॉलिसिटर जनरल जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है उसके द्वारा नाम दिया जाता है और नाम जब मंजूर हो जाता है उसके बाद सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है और दोबारा इनकी नियुक्ति हो सकती है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच मुख्य अंतर ये होता है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कई अन्य सॉलिसिटर जनरलों की मदद लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल की हेल्प करता है। अब आगे समझिए, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? अगर ये सवाल आए आपसे तो BR गवई जो है हमारे वर्तमान के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हुआ R वेंकट रमनी। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 26वें चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में राज्यसभा का सभापति है? अब राज्यसभा कौन कौन देखता है उसको पता होगा। तो राज्यसभा के सभापति हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं, इसका सही जवाब है जगदीप धनखड़। क्या जवाब है? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे देश के, वो उपराष्ट्रपति तो हैं ही, साथ में
वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और इनके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वही काफ़ी होता है राज्यसभा के सभापति के लिए। साथ ही ये अलग से कोई शपथ भी नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी शपथ जो है राज्यसभा के सभापति के लिए पर्याप्त है, इसलिए अलग से कोई शपथ नहीं ली जाती। साथ ही इनका कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल तक 5 वर्ष तक रहता है। जब तक ये उपराष्ट्रपति रहेंगे तब तक ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी रहेंगे। सभापति को तभी उनके पद से हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। अगला पॉइंट है कि सभापति को हटाने का प्रस्ताव केवल, अब ये केवल शब्द है, इसको ध्यान में रखना, केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सभापति को अगर हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो सदन में, तब सदन की अध्यक्षता जो है आपके उपराष्ट्रपति या हम कहें सभापति नहीं कर सकते। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। अगला पॉइंट है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वो है आपके हरिवंश नारायण सिंह। मैंने शुरुआत में ये गलती से नाम ले लिया था। ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, न कि सभापति। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? तो जेपी नड्डा है। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला और नेता विपक्ष जो है आपका एलओपी जिसे कहते हैं वो है आपके राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या है? CAG कौन है? आपके के संजय मूर्ति। ये के संजय मूर्ति जो हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब कुछ अन्य जानकारियां देखिए, और ये कौन से हैं? 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ज्ञानेश कुमार जो हैं, यहाँ ज्ञानेश कुमार गलती से आ गया है नाम। के संजय मूर्ति जो हैं उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू, इससे पहले CAG थे, उनका स्थान लिया है। और CAG के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें समझते हैं, जैसे कि आर्टिकल 48 कहता है कि भारत का CAG जो है भारतीय लेखा और परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या फिर 6 वर्ष तक होता है। अब इनमें से जो भी पहले हो तब तक इसका कार्यकाल है, वैसे नॉर्मली 6 वर्ष तक होता है। CAG किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और पद छोड़ने के बाद CAG जो है भारत सरकार या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते। ठीक है, नहीं, ध्यान में रखना, किसी अन्य पद पर नहीं जा सकते CAG बनने के बाद। तो CAG के प्रशासनिक खर्च और जिसमें वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सब भी जो हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। CAG संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग कानूनी और कुशलतापूर्वक किया जाए। मतलब जो सार्वजनिक वित्त है उसका उपयोग अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस चीज़ को ये देखते हैं। जैसे कि कई सारे घोटाले वगैरह, जैसे चारा घोटाला हुआ, इन सबको किसने पकड़ा? CAG ने पकड़ा था। ये सब गड़बड़ियाँ निकालते हैं कि कहाँ कोई लूप होल है, किसने कितना घोटाला किया, ये सब इनको पता चल जाता है। अब यहाँ देखिए कैबिनेट सचिव कौन है? अभी TV सोमनाथ। प्रधानमंत्री के सलाहकार अगर हम पूछे तो अमित खरे और तरुण कपूर। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, और ये 35वें विदेश सचिव हैं। अभी हाल ही में ये जो घटनाएं घटित हुई हमारे देश में, उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है। कई बार इनका नाम आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह पे, तो इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वित्त सचिव कौन है? तो वो हैं आपके अजय सेठ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है? अब वैसे तो यहाँ पर दूसरा नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ शक्तिकांत दास मिल रहा है, तो हम इसको ही टिक करेंगे। तो शक्तिकांत दास जो हैं प्रधान सचिव 2 के रूप में मौजूद हैं। देखिए, शक्तिकांत दास RBI के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं ये,
और वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है, तो वो है आपके पीके मिश्रा। अगर यहाँ पर पीके मिश्रा ऑप्शन में होता तो हम पीके मिश्रा को टिक करते। ठीक है, तो दो प्रधान सचिव हैं इनके, पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास, ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। और जो आपके शक्तिकांत दास हैं, दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2024 तक, ये जो टाइमलाइन है याद रखना, दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। साथ ही 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं और भारत के G20 शेरपा भी रह चुके हैं। कौन? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपके हीरालाल सामरिया। अगला यहाँ पर देखिए, हीरालाल सामरिया जो हैं आपके 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब थोड़े से पॉइंट्स हैं वो जान लीजिए, जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो RTI अधिनियम 2005 के तहत शिकायतों और अपीलों का निपटारा करता है, कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। यह संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है और इस समिति की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को एक समिति है सिफारिश देती है और उन सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति इन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। और इस समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है सुमन कुमार बैरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब पदेन रूप से प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे। CEO कौन है वर्तमान में? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, NITI, ये है शॉर्ट में नीति आयोग। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये जो है भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है जो देश के लिए रणनीतिक दीर्घकालिक पॉलिसीज और जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं इन सबको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। 1950 में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, तो उसके लिए योजना आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन बाद में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है। और इस आयोग के बाद इसी का एक मिलता जुलता या हम कहें उत्तराधिकारी के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना कर दी जाती है। अब यहाँ पर नीति आयोग का कुछ स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जैसे कि इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आगे समझिए, इसके पूर्णकालिक सदस्य, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अंशकालिक सदस्य जो होते हैं अधिकतम 2 हो सकते हैं और जो होंगे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से ये आते हैं। अंशकालिक सदस्य जो होते हैं रोटेशन पर आधारित होते हैं। पदेन सदस्य की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य हो सकते हैं पदेन सदस्य के रूप में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर कहें CEO, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। आगे समझिए, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं V रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन A। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ एक और चीज है, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष अगर हम पूछें आपसे तो कौन है? प्रियंका कानूनगो। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसके अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जिसे आप आधार कार्ड वगैरह कहते हैं, इसका जो संस्थान है उसके अध्यक्ष कौन है? तो भुवनेश कुमार। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
मृत्युंजय कुमार नारायण। ये नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ये हैं केसी वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरविंदर सिंह साहनी को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है अरविंदर सिंह साहनी को। अब यहाँ पर कुछ अन्य निदेशकों के नाम लिखे हैं, जैसे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, इसके अध्यक्ष हैं संदीप के गुप्ता। अगला है निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके निदेशक बनाए गए हैं विकास कौल। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसके निदेशक हैं DK सुनील। वेरी इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण HAL, विमानपत्तन प्राधिकरण HAL, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है विपिन कुमार। क्या है? विपिन कुमार। आगे समझिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, इसका अगर हम पूछें कि अध्यक्ष कौन है तो संबित पात्रा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की सिम किसने यूज़ की है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इसके निदेशक कौन है वर्तमान में। तो इसके निदेशक हैं रॉबर्ट जे रवि। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, इसके निदेशक हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मौजूद हैं। कुलपति कौन है नालंदा के? तो वो है अभय सिंह। अब ये कुलाधिपति और कुलपति में आप कंफ्यूजन मत होना, अरविंद पनगड़िया जो है कुलाधिपति हैं। अब यहाँ पर कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसके हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं CBSE जिसे कहते हैं राहुल सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में इसरो का किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है वी नारायण। वी नारायण को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये वी नारायण जो हैं इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। इसरो जो है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में मुख्यालय है। अब इसरो की स्थापना और इसके विकास अर्थात एस्टेब्लिशमेंट एंड इवोल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि 1962 में भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। INCOSPAR, इनकॉस्पर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे आप कहोगे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना की जाती है 1962 में और इसका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिर बाद में 1969 में इसरो की स्थापना की जाती है, जिसने इनकॉस्पर, जिसे हम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका स्थान लिया था इसरो ने। फिर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के अधीन लाया गया और ये जो डिपार्टमेंट है सीधा प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहकर कार्य करता है और जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, स्ट्रेटजी होती हैं, केवल प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बाद ही लागू की जाती हैं। अब यहाँ पर इसरो की कुछ प्रमुख मेजर यूनिट हैं, प्रमुख इकाइयाँ हैं, उन्हें समझते हैं। जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये केरल के अंतर्गत है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा आपने सुना होगा। इसरो उपग्रह केंद्र इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC, ये बेंगलुरु के अंतर्गत है। तरल प्रणोदन प्रणाली LPSC केरल में है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद के अंतर्गत है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद के अंतर्गत है। एग्जाम में बहुत बार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में पूछा गया है, मुझे नहीं लगता आगे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको ध्यान में रखना। बाकी ये जो अन्य जो हैं इनको जरूर याद रखना, क्योंकि अब इनसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इसका अध्यक्ष कौन है? क्रिकेट के दीवाने हमारे देश में बहुत हैं, इसका जवाब सबको पता होगा, जैसा इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, जैसे कि
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके सीईओ कौन हैं? तो वो हैं आपके जियोफ एलार्डिस। हमने अभी बात की थी आईसीसी के अध्यक्ष की, तो वो जैसा हैं जो कि इंडिया से संबंधित हैं, और सीईओ जो हैं आईसीसी के जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी, वो हैं आपकी इंदिरा नूई। और अब हम बात करेंगे एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसके अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन हैं? तो वो हैं आपके शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? वो हैं आपके गौतम गंभीर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच की अगर हम बात करें तो वो हैं अमोल मजूमदार। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसके अध्यक्ष हैं लवलीना बोर्गेहेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे से संबंधित हैं। और भारतीय बैडमिंटन संघ, इसकी अध्यक्ष हैं जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं, वो हैं आपकी पीटी उषा। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग, इसके अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। और भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। तो ये जो खेल से संबंधित अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं, इनको याद रखना। अगला पॉइंट है हमारा, अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। अगला पॉइंट है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष किस देश से संबंधित हैं? तो वो इंडिया से संबंधित हैं। वैसे वो अमेरिका के नागरिक हैं, लेकिन उनका मूल जो है भारत से है। अगर यहाँ पर अमेरिका होता तो हम अमेरिका को टिक करते, क्योंकि अभी नागरिकता उनके पास में अमेरिका की है। इसका सही जवाब है अजय बंगा, जो कि भारत से संबंधित हैं और 14वें अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, और भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। विश्व बैंक के बारे में थोड़ा समझें तो विश्व बैंक जो है एक सहकारी संस्था की तरह है, जिसमें 189 सदस्य देश हैं। इन सदस्य देशों या शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा किया जाता है, जो वर्ल्ड बैंक में अंतिम नीति निर्माता होते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं अंतिम नीति निर्माता के रूप में होते हैं वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। नॉर्मली गवर्नर जो सदस्य होते हैं सदस्य देशों के वित्त मंत्री या फिर विकास मंत्री होते हैं। अब जो गवर्नर होंगे उसमें जो भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री या फिर विकास मंत्री होते हैं। ये विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक में वर्ष में एक बार मिलते हैं। और ये जो आपकी वर्ल्ड बैंक है कोई एक यूनिट नहीं है, बल्कि 5 संस्थाओं का समूह है। जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र ICID। तो ये 5 संस्थाओं का समूह है आपका वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूजी इवासावा। यूजी इवासावा जो है आपकी जापान से संबंधित हैं, और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। अब ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है UN का एक न्यायिक अंग है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि वर्तमान में कौन व्यक्ति किस पद पर मौजूद है, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हम ला सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।